जी, तो हम ये देख रहे हैं कि 1556 में अकबर यहाँ का शासक बन गया। मैंने ये बताया 1540 से 1555 सूरिया अफगानों का समय रहा। फिर 55 में हुमायूं आ जाते हैं, 56 में अचानक हुमायूं फिर मर भी जाते हैं। और उसके बाद 1556 में जो है अकबर शासक बना। हालांकि अकबर की उम्र भी बहुत कम है और इसलिए इनके एक संरक्षक है बैरम खान, ठीक है। सूर्यवंश इसी दौरान जब देखा कि हुमायूं मर गया है, तो सूर्यवंश दोबारा से स्वयं को स्थापित करने के प्रयास में लग जाएगा। और इसी क्रम में सूर्यवंश का ही एक सैनिक जो बाद में बड़ा नाम कमाता है, हेमू विक्रमादित्य उसका नाम है, वो लड़ाई लड़ता है पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो हेमू और अकबर के जगह पे बैरम खान इसकी लड़ाई को लड़ रहा है 1556 में। ये पानीपत की द्वितीय लड़ाई है जिसमें बैरम खान या अकबर जीत गए, ठीक है। तो फिर मैंने बताया कि पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में हुई और पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई। जो प्रथम हुई है वो किसके किसके बीच हुआ है जी? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ है, बाबर जीत गया है। जो सेकंड हुआ है वो किसके किसके बीच हुआ है? तो अकबर और हेमू के बीच हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, चलिए। आगे जब आप जाओगे तो 1556 से लेकर के लगभग 1560, इस मतलब ये जो 4-5 साल है, इस 4-5 साल में बैरम खान ही वास्तव में शासक के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि अकबर अभी छोटे हैं। लेकिन 60 आते आते अकबर को ये लगने लगता है कि कहीं ऐसा न हो कि बैरम खान स्वयं सत्ता का इतना बड़ा आदी हो जाए कि कल को मुझे ही मार दे या मेरे साथ धोखा करके और खुद स्वयं सत्ता पर हमेशा हमेशा के लिए काबिज हो जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अकबर ने अब कहा कि देखो, तुम्हारा समय अब खत्म हुआ, अब मैं बड़ा हो गया हूं और अब मैं खुद से शासन चला पाने में सक्षम हूं। तो 1560 से शुरू होता है वास्तव में अकबर का जो टाइमिंग है, और ये 1605 तक, याद रखना है बढ़िया से, अकबर शासन में बना रहता है, ठीक है ना। 1560 से 1605, याद रखिए, बहुत बड़ा टाइम है, 45 वर्ष। और अगर इधर का भी इस समय को जोड़ दिया जाए तो और 5, लगभग 50 वर्ष अकबर का शासन रहता है, ठीक है। चलिए आगे। अब अकबर को दो रूप में जाना जाता है। एक तो साम्राज्य विस्तारक के रूप में जाना जाएगा, देखिएगा बहुत लड़ाइयां लड़ा और बहुत चीजें जीता। और दूसरा है कि ये सुधारक के तौर पर भी जाना, रिफॉर्मर के तौर पर भी इन्हें जाना जाता है। आइए देखते हैं अकबर को साम्राज्य विस्तार की जो पूरी कहानी है उसको जरा समझने का प्रयास करते हैं। ये जो स्लाइड इस वक्त आपके पास पड़ा हुआ आप देख रहे हैं, लाइन से 1560 से शुरू करता है ये काम, 1605 में यहां मर जाता है। और तब तक आप देखते हो कि लगातार ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई अभियान करते रहता है, कोई ना कोई लड़ाई में शामिल है, किसी न किसी केस को जीतता रहता है और एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना करता है। और इनके इस जीत की कहानी की शुरुआत 1560 में ग्वालियर से होता है। ग्वालियर लड़ा, जीता, मालवा को भी जीत लिया। 1564 में गोंडवाना को जीत लिया। 1568 चित्तौड़, जिसको मेवाड़ भी कहते हैं, यहां इनको दिक्कत हुआ। और 1568 में इन्होंने यहां पे चढ़ाई तो की, किंतु इनको नियंत्रण में नहीं ले पाए। यहीं पे शासक है महाराणा प्रताप, है ना, चित्तौड़ में महाराणा प्रताप, याद रखिएगा। फिर 69 में चले जाते हैं रणथंभौर, 70 में चले जाते हैं मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर। मतलब पूरा राजस्थान को जब इन्होंने एक तरीके से टाप दिया, तो राजस्थान से ठीक नीचे एक बहुत ही अमीर, बहुत ही समृद्ध राज्य हुआ करता है, और वो है गुजरात। और गुजरात से इनकी एक और दुश्मनी थी कि अकबर का विरोध करने वाले जो छोटे मोटे इनके नोबल्स थे, जो इनके दरबारी थे, जो छोटे छोटे राजा थे, सामंत थे, जो बोल दीजिए उनको, वो लोग जाकर के गुजरात में छिपे हुए हैं। और इसीलिए गुजरात पर दो तरह का इंटरेस्ट है। एक तो गुजरात स्वयं बड़ी अमीर राज्य है, इससे राजस्व ज्यादा आएगा, बड़ी उपजाऊ क्षेत्र भी है। और दूसरा, गुजरात में वो नोबल्स इनके आके छुपे हुए हैं। और जब देख लिया कि इधर हमारा राजस्थान में पकड़ होगी और एमपी में, तो अब क्या है कि हम आराम से कहाँ जा सकते हैं, किसको अटैक कर सकते हैं, गुजरात को।
भारत के मानचित्र में भी आप जाइएगा तो पहले राजस्थान तब गुजरात, और 1572 में गुजरात का अभियान करते हैं, राइट। 1574 में बिहार और बंगाल, यहाँ गुजरात को करने के साथ ही इनका जो पश्चिम का जो अभियान है वो खत्म होता है। इन्हें लगा कि पूरा पश्चिम भारत तो अब कर लिए, पूरब की ओर बढ़ते हैं, बंगाल और बिहार को भी जाकर के अपने अधीन कर लेते हैं। और अब जब इतना हो गया तब इन्हें लगता है कि चित्तौड़ या मेवाड़ का महाराणा प्रताप अभी बचा हुआ है, और तब हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 में लड़ते हैं। किसके साथ? अकबर लड़ते हैं महाराणा प्रताप के साथ, चित्तौड़ या मेवाड़ के साथ, ठीक है। ये सारी कहानी आगे बढ़ती है, जीतते चले जाते हैं लगातार। 1581 जाते जाते अब नॉर्थ वेस्ट की ओर भाग रहे हैं, तो काबुल 1585 लाहौर में राजधानी बनाते हैं। जब काबुल को इन्होंने अपने अधीन कर लिया तो लगा कि हम आगरा में रह करके काबुल को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए एक दूसरी राजधानी बना दिया जिस लाहौर में, ठीक है। फिर 1586 कश्मीर, बलूचिस्तान, याद रखिएगा। 91 में सिंध, और यही सिंध की को नियंत्रण में करने के दौरान इसी लड़ाई में बीरबल की मृत्यु हो जाती है। बीरबल इनके नवरत्न में से एक, ओरिजिनल नेम महेश दास, इनकी मृत्यु हो जाती है। 1592 में उड़ीसा, 95 में कांधार, 1593 से 1601 याद रखिएगा, ये दक्कन यानी दक्षिण में, जो याद होगा दक्कनी सल्तनत, मैंने कल आपको बताया था 5 अलग अलग क्षेत्रों में बट गया था जो बहमनी स्टेट, वो सारे लोगों से ये अपनी लड़ाई को जारी रखता है, लड़ता है, ठीक है। इस बीच अहमदनगर खानदेश ये सब आते हैं। 1601 में क्या होता है? असीरगढ़ में एक्चुअली विद्रोह करता है इनका बेटा सलीम, जिसका नाम है, जो बाद में जहांगीर के नाम से 1605 ईस्वी में सत्ता पर काबिज हो जाएगा। ये पूरी कहानी आप देख सकते हैं किस तरीके की कहानी। अब देखिए, जब ऐसा सिचुएशन है, जब ऐसे डेटा है ना, तो जैसे मान लिया जाए इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 में याद रखिएगा। कैसे याद रखना है ऐसी चीजों को? सबसे पहले याद रखना है शुरू का 3 और ऐसे ही अंतिम का 3 पॉइंट याद रख लेना है। अब बीच में कुछ कुछ याद रख लेना है, जैसे 72 में गुजरात, ये याद रखिए। 76 में हल्दी घाटी, ये याद रखिए। ऐसी चीज़ों को याद रख लीजिए, काम आपका आसान हो गया। क्वेश्चन जो देगा डायरेक्ट आ जाता है तो ऑल राइट, ऑप्शन से अगर छांट पाने में कैपेबल है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से अगर पूरे आंकड़े अगर आपको याद नहीं भी हो तो कम से कम इतनी चीज़ें आपको याद होना चाहिए जिससे आपका स्कोर हो जाए। चलिए आगे बढ़ता हूँ। देखिए, अब एक किताब है अकबरनामा, लिखता कौन है? अबुल फजल। ये किताब 3 अलग अलग वॉल्यूम में है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3। और वॉल्यूम 3 जो अकबरनामा का है उसी को कहा जाता है आईने अकबरी, दैट इज कॉल्ड आईने अकबरी। वॉल्यूम 1 में अकबर के एंसेस्टर्स यानी पूर्वजों के बारे में बात की गई है। वॉल्यूम 2 में अकबर का जो पॉलिटिकल अभियान है, जो अभी हम लोग देखे ना, अभी जो 1560 से लेकर के जो कहानी हमने देखा लगभग 1601 तक की कहानी, ये पूरी कहानी वॉल्यूम 2 में दे रखा है अकबरनामा, ठीक है। और आईने अकबरी में वास्तव में इनके प्रशासन, इनकी मिलिट्री, इनका रेवेन्यू सिस्टम कैसा था, इन चीज़ों के बारे में जानकारी मिलता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। अकबरनामा। अब देखिए, अकबर एक सुधारक के रूप में जब आप देखोगे, एक रिफॉर्मर के रूप में, तो ये बहुत सारी चीज़ें इनके पास नजर आएंगी, जैसे इनका एडमिनिस्ट्रेशन, इनका प्रशासन, ये बड़ी उम्दा नजर आएगा आपको। फिर इनकी राजपूत नीति, ये भी बड़ी अच्छी नजर आएगी। इनका भू राजस्व व्यवस्था, मनसबदारी और जागीरदारी प्रणाली और सामाजिक सांस्कृतिक नीतियां भी इनकी ऐसी हैं कि ये बड़े अच्छे सुधारक के रूप में जाने जा रहे हैं। अब आगे देखिए क्या कहानी है।
अकबर के दरबार में नवरत्न रहते हैं। नवरत्न कौन कौन है देख लीजिए। एक है स्वयं अबुल फजल, अबुल फजल है जो अकबरनामा और आईन अकबरी के लेखक है। ये मुगल सेना में थे, दक्कन का जो मुगल सेना उसमें। और वीर सिंह बुंदेला नामक एक व्यक्ति ने इन्हें मार दिया गया था, और क्योंकि सलीम का आदेश था, जहांगीर के आदेश से, है ना, वीर सिंह बुंदेला ने इनको मारा था। दूसरे व्यक्ति का नाम है फैजी। फैजी क्या है? तो एक फारसी लेखक हैं, और एक किताब है लीलावती के ये अनुवादक में, ट्रांसलेटर भी हैं। फिर फ़कीर अजीउद्दीन है, सलाहकार हैं, एडवाइज़र हैं बादशाह के। फिर एक महेश दास जिनको बीरबल भी कहा गया है, उपाधि बीरबल दिया था अकबर ने ही। ये सलाहकार हैं और मंत्री हैं। हमने आपको बताया कि ये सिंध अभियान के दौरान, है ना, इनकी क्या होती है? मृत्यु होती है। ये बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है, देख सकते हैं आप यहाँ पे 1591 है ना। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। फिर आगे वीर सिंह बुंदेला ने इनको मार दिया। फैजी हो गया, फ़कीर अजीउद्दीन, महेश दास हो गया, टोडरमल। देखिए टोडरमल कौन है? तो यही टोडरमल हैं जिन्होंने, आपको याद होगा, तो शेर शाह सूरी के साथ मिलकर के भू राजस्व व्यवस्था को वहाँ पे भी डिज़ाइन किया था। और यहाँ पे आकर के 10 साला सिस्टम, 10 साला पद्धति, हम अभी बताएंगे थोड़ी देर में, इस पर इन्होंने काम किया था। टोडरमल है। मान सिंह एक राजपूत हैं, ठीक है। मान सिंह 5000 के मनसबदार भी रहे हैं, इन्होंने बड़ी मदद की है। तानसेन एक संगीतज्ञ हैं, खास करके ये ध्रुपद जो राग है बहुत अच्छा गाते थे। उसके अलावा अब्दुल रहीम खान खाना, ये जो व्यक्ति हैं वो कौन हैं? तो ये आपके बैरम खान के बेटे हैं, है ना। और इन्होंने बाबरनामा को लिखा है किस भाषा में? तुर्की में, तो याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए नौवां है मिर्जा अजीज कोका, ये अकबर का भाई है। और ये गुजरात का क्या है? सूबेदार है। र छूट गया है, तो गुजरात का ये सूबेदार है, तो याद रखिएगा। आइए चलिए चलते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में इनके, कि इनका केंद्रीय एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सबसे ऊपर कौन है? राजा है, स्वयं है। अब आपको पता है कि राजतंत्र में जस्ट अ सेकेंड, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे आपका कुछ भी हो, जो हेड कौन होता है? राजा होता है। यहाँ भी राजा है सब कुछ, यानी पूरी की पूरी शक्ति का केंद्र में राजा बैठा हुआ है। और राजा के नीचे एक वजीर है। आपको मैंने बताया था कि शेर शाह ने वजीरों को नहीं नियुक्त किया था, उनको डर था कि कहीं यही वजीर कल को हमारे लिए खतरा ना बन जाए, ठीक है। मैंने बताया है ये सारी बातें आपसे। एक व्यक्ति है मीर बख्शी, थोड़ा तबीयत गड़बड़ा रहा है, ठीक है ना। मीर बख्शी सैन्य प्रमुख को कहते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति है मीर मसान, एक पद है। जो मीर मसान वो पद है जो शाही परिवारों की जरूरतों को देखता था, यानी राज परिवार के किसी व्यक्ति को कोई जरूरत है तो उसको देखता था मीर मसान, मीर समान, सॉरी। और अंत में एक काजी है। काजी क्या है? तो धार्मिक मामलों को की एक तरीके से व्याख्या करता था, इंटरप्रेट करता था। फाइनली डिसीजन लेना था राजा को, किंतु ये सलाह देता था, व्याख्या कर देता था कि इसमें शरीयत कानून ये कहता है, वो कहता है। चूंकि उस तरीके से तो राजा शरीयत वगैरह नहीं ना पढ़ा है। तो ये है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर। बाकी चीज़ें और देख लीजिए थोड़ा सा। जैसे देखिए सेंटर में आपको नजर आएगा, ये सेंटर है और सेंटर में राजा है, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटर को अलग अलग सूबों में बांटा गया है। सेंटर को किस में बांटा गया है? सूबा में। सूबा मीन्स प्रोविंसेस, राज्य एक तरीके से कह सकते हैं। और ये सरकार में फिर बांटा गया है। और सरकार का मतलब क्या हुआ? तो सरकार मतलब एक तरीके से जिला समझिए।
फिर उसी प्रकार परगना है, परगना मतलब ब्लॉक टाइप का समझिए, और अंत में कौन हो गया, तो विलेज हो गया। ये कहानी याद रखिएगा। तो इसका मतलब ये देखिए, यहां आपका ये है कौन, तो ये मतलब सबसे ऊपर केंद्र हो गया ना। इसको आप मान के चलिए, सूबा को आप मान के चलिए राज्य या प्रोविंसेस, प्रांत। सरकार को मान के चलिए जिला है, और परगना को मान के चलिए ब्लॉक है, प्रखंड टाइप का है, उपजिला है, और ये गांव है। सूबा को जो देखता था, हेड जो है उसका, वो कौन है, तो सूबेदार है। इसी तरीके से जो आपका जिले का हेड कौन है, तो जिले का 2 हेड आपको नजर आ रहे हैं, यानी यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर है, शक्ति का पृथक्करण है। एक है फौजदार जो लॉ एंड ऑर्डर देख रहा है, और एक है अमल गुजार जिसको कलेक्टर कहते हैं, ये राजस्व संग्रह का काम कर रहा है। उसी प्रकार परगना है, यहाँ पे एक बॉडी है, एक ऑफिस है, एक पद है शिकदार, और विलेज को हेड को कहा जाता था मुकद्दम। क्या कहा जाता था, मुकद्दम कहा जाता था। ठीक है, उम्मीद करते हैं कोई क्वेश्चन आएगा तो आप बना लोगे। उसके बाद देखिए एक सिस्टम इनके यहाँ चल रहा था, जागीरदारी सिस्टम। इसको समझने के लिए देखिए क्या किया इन लोगों ने। सबसे पहले भूमि को 3 अलग अलग भागों में बांट दिया है। भूमि को 3 अलग अलग भाग में इन्होंने क्या किया है, बांट दिया है। जैसे एक है, देख सकते हैं, एक है जागीर, एक है खालिसा, और एक है इनाम या वक्फ भूमि। जागीर कहने का मतलब जो ये पेमेंट वगैरह या दान के रूप में किसी को दे रहे हैं, वो हो गया जागीर। अभी हम बताएंगे इसमें, है ना। तो जागीर कहने का मतलब या तो ये सैलरी के रूप में दिया जा रहा है, या तो ये ग्रांट के रूप में दिया जा रहा है, यानी दान के रूप में दिया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये खालिसा क्या है, तो वो भूमि है जो प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के अधीन आता था, यानी इससे जो भी राजस्व आता तो सीधा सीधी राजा के अंडर में आता था। ठीक है। इनाम या वक्फ जो आपका भूमि है, वो उस स्कॉलर्स वगैरह को, विद्वान वगैरह को दिया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। अब जो है देखिए, ये जो जागीर है, उस जागीर को 3 अलग अलग भागों में फिर बांटा गया है। एक को वतन कहते हैं, जिसको आप वतन जागीर कहोगे। क्या कहेंगे, वतन जागीर। एक आपका तनख्वाह जागीर है, एक कौन है, तनख्वाह जागीर। इसी तरीके से एक मशरत जागीर है। ठीक है। वतन जागीर जो स्थायी रूप से किसी को दे दिया जाता है, अब उसका मालिक, जैसे वतन जागीर मान लिया जाए मान सिंह को दिया गया था। तनख्वाह जो एक वेतन के तौर पर दिया जा रहा है, सेवा आप जिस दिन नहीं देंगे, आप रिटायर हो जाएंगे, ले लिया जाएगा। मशरत कुछ विशेष, कुछ स्पेशल कंडीशंस पे दिया जा रहा है। तो इस प्रकार की ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं थी। अब इसी में क्या करता है, वो जागीर देता है अपने नोबल्स को, अपने अधीनस्थों को। अब देखिए एक व्यवस्था है जाब्ती प्रणाली या बंदोबस्त व्यवस्था। हमने देखा हुआ है कि जाब्ती प्रणाली सबसे पहले कौन लाया था जी, तो शेर शाह सूरी लाए हैं। शेर शाह सूरी जाब्ती प्रणाली को लाए हैं सबसे पहले, है ना। और इसके उसको और एडवांस लेवल पे ले जा करके अकबर इसको ये करते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या किया है कि भूमि को मापने के लिए पैमाना जो है वो एक रूप कर दिया, यूनिफॉर्म एक मेजरमेंट किया। उसके बाद इन्होंने भूमि का वर्गीकरण भी किया है। ठीक है, और तब उस वर्गीकरण के आधार पर राजस्व की दरों का निर्धारण किया है। ऑन एन एवरेज 1/3 रहता है ना, ये याद रखिएगा, 1/3 रहता है। चलिए आगे आगे देख सकते हैं। भूमि को गुणवत्ता के आधार पर 4 भागों में बांट दिया। एक पोलज हो गया, है ना, एक परती हो गया,
कुछ गड़बड़ हो रहा है लिखने में। प्रति हो गया, शाचर हो गया और बंजर हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो प्रत्येक वर्ष जो बुआई हो रही है उसको पोलज कहते हैं, यानी ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड है। प्रति जो है 2 वर्ष में एक बार हो रहा है बुआई, छाछर 3 से 4 वर्ष में एक बार बुआई होता है और बंजर 5 से ज़्यादा वर्ष में एक बार बुआई होता है। ठीक है, ये है, तो याद रखिएगा। 1580 में क्या हुआ है कि दहसाला प्रणाली की शुरुआत हुई है। ठीक है, कौन सी प्रणाली की शुरुआत हुई है? दहसाला प्रणाली की शुरुआत हुई है। फिर उसके बाद आपको नजर आएंगे कि जो दहसाला प्रणाली का मतलब क्या हुआ कि जो कुछ भी किया जाएगा वो पिछले 10 वर्ष के आंकड़ों को देख करके किया जाएगा। मतलब इस 2 साल में आपकी अच्छी पैदावार हुई है, बाकी 10 साल पहले नहीं हुआ है 10 साल से, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत अच्छा है। तो 10 साल के डेटा को मानते हुए जब राजस्व को तय कर दिया गया तो उसी को दहसाला प्रणाली कहते हैं। और इस प्रणाली के जनक कौन हो गए? तो टोडर मल। आपने देखा है कि ये पूरी व्यवस्था ही जो है, ये जो पूरी व्यवस्था है, जाब्ती प्रणाली और बंदोबस्त व्यवस्था, ये शेरशाह सूरी के टाइम में भी टोडरमल नहीं किया था, इस वक्त भी टोडरमल ही है। और 10 साल पुराने रिकॉर्ड्स को ध्यान में रखते हुए फिर इस पे लैंड रेवेन्यू को फिक्स किया गया है। करेक्ट। चलिए, तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से बीपीएससी में प्रश्न पत्र लीक होने को अब किस तरीके से कुछ टाइट कर दिया। जानते हैं कि नहीं क्या किया है? सबसे पहले क्या कर दिया गया है कि 2 प्रकार के सवाल रहेंगे। 150 में 100 आसान सवाल, 50 कठिन सवाल। कठिन सवालों के मार्क्स 2-2 रहेंगे, एक सवाल का 2 मार्क्स और आसान सवाल का एक सवाल का 1 मार्क्स, यानी टोटल 200 मार्क्स को हो जाएगा, 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब इसके बाद क्या होगा? नेगेटिव मार्किंग को अलाउ कर दिया गया है। और क्या हुआ कि जो पेपर जाता था सेंटर्स पे, पेपर नहीं जाएगा, सीलबंद लिफाफे में जाएगा क्या? पेन ड्राइव, और हर सेंटर में आपका छपाई ही होगा और छपाई होकर के आपको दे दिया जाएगा। इस तरीके की व्यवस्था की गई है। करेक्ट, ताकि पेपर लीक ना हो, चोरी ना हो। देखिए बिहार हमेशा ऐसा कोई एक्टिविटी करता है जो कि कहीं ना कहीं बहुत उसको आगे ठहराता है। अच्छा, ब्लैक हो जा रहा था जी। अच्छा, ब्लैक हो जा रहा था, कोई बात नहीं।